तो उनकी जो स्टीफन विल्बर्ग, उनकी जो मुलाकात है, जो बातचीत हुई है नेतन्याहू से, वो बड़ी सख्त हुई है। और सख्त बात ये हुई है कि इसको जंग को बंद करो, और ये मामला सारे तय हो गए हैं। और अब दोहा में इंतज़ार हो रहा है नेतन्याहू की कॉल का। कॉल जैसी होती है तो जो मीडिएट करने वाले ममालिक हैं, जिनमें अमेरिका भी है, जिनमें कतर भी है, जिसमें इजिप्ट भी है, जिसमें टर्की भी है, वो सारे मुल्क जो हैं शायद उनकी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो ये सीज़ फायर का ऐलान करें। अच्छा, और फिर इसराइल के साथ तो वो नहीं बैठेंगे, हो सकता है इसराइल भी साथ बैठ जाए किसी जगह, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे इसराइल में वो अलग से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहरहाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियाँ भी हो रही हैं। इतना करीब है ये अब ये जंगबंदी का मुआहदा हो, जब तक हो नहीं जाता हम नहीं जानते। लेकिन ये कि अब ऐसा है कि दोनों टीम्स, क्योंकि ट्रंप और बाइडेन दोनों की टीम्स इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए और बड़ा सख्त मैसेज है। और वो नेतन्याहू जो है ना कि ऑल हेल ब्रेक, वो सोच रहे हैं नेतन्याहू कि ये हमास के लिए कहा गया है, ये हमारे लिए तो नहीं कहा गया, ट्रंप ने हमें तो नहीं कह दिया, क्योंकि उनको तो दावतनामा नहीं आया। और मुझे नहीं पता कि इसराइल से कौन शरीक होगा वहाँ पे इनाग्रल में। लेकिन ये है कि प्रेसिडेंट, मैंने कल भी बात की थी कि प्रेसिडेंट बाइडेन अपनी एक फॉरेन पॉलिसी की तकरीर के लिए उससे पहले चाहते हैं हर सूरत में, और ट्रंप और बाइडेन दोनों एक पेज पे हैं यहाँ पे, कि सीज़ फायर का ऐलान हो फौरी तौर पर। अच्छा, अब यहाँ पर एक तो ये मामला हो गया कि हुतीज़ जो है वो अपनी जगह मौजूद हैं और काबू में नहीं आ रहे। दूसरी बात जो है वो ये है कि आग जो वहाँ पे लगी हुई है कैलिफोर्निया में और एलए में, वो हमें फिर याद दिलाती है दोबारा कि सबसे जो बड़ा चैलेंज है दुनिया को दरपेश, वो क्लाइमेट चेंज है, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। और ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आग लग रही है जंगलों में, शहरों में। शहर, ये इतना बड़ा इलाका जो है, वो इधर से हवा चलना शुरू होती है, दूसरी तरफ आग फैलती है, इधर से चलना शुरू होती है, दूसरी तरफ फैलती है। और दरमियान में एक बड़ी मारूफ अदाकारा हैं जेमिली कर्टिस। जेमिली कर्टिस जो है वो, उनको यकीनन जो लोग भी हॉलीवुड को या उनके सिनेमा को फॉलो करते हैं वो जेमिली कर्टिस को ज़रूर जानते होंगे। ये टोनी कर्टिस, इनके जो वालिद हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त एक्टर थे, और ये ख़ुद भी एकेडमी अवार्ड इन्होंने लिया हुआ है, और 2 इन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी लिए हुए हैं। तो इनके एक बयान के ऊपर जो है वो बड़ा इस वक्त वहाँ पे शोर, बड़ी खप पड़ी हुई है। और वो खप ये है कि इन्होंने वहाँ पर एक बयान दिया है कि, और वो बड़ा इनके ऊपर तनकीद हो रही है। जेमिली कर्टिस जो है, उन्होंने ये जो आग लगी है इसको इन्होंने तशबीह दे दी है गज़ा के साथ। ये न्यूयॉर्क पोस्ट में कोट कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क पोस्ट, और इन्होंने कहा है कि ये गज़ा के अंदर जो कुछ हुआ जी, ये जेमिली ली कर्टिस का न्यूयॉर्क पोस्ट 8 स्लाइड हम कोट कर देते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद जो है बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल इनके ख़िलाफ़ भी आ रहा है। ये बातें ये ख़ुद भी वहीं रहती हैं, तो इन्होंने कहा कि ये इसलिए इस तरह से हो रहा है कि भाई ये जो है ये गज़ा को भूल गए। तो ये 8 स्लाइड हम दिखा के, तो न्यूयॉर्क पोस्ट हम इसको कोट करते हैं कि उसमें इनके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है कि गज़ा को, इन्होंने कहा है कि जो गज़ा में हुआ उसको जो है वो जो पैसिफिक पेलिसेड्स है उसको गज़ा से इन्होंने तशबीह दी है। अच्छा, फिर इसको इसराइल में भी, इसराइल का मीडिया भी बड़ा इसको उछाल रहा है कि हॉलीवुड स्टार कंपेयर एले फायर्स टू गज़ा वॉर, के गज़ा वॉर से भाई कंपेयर कर दिया। वहाँ पे भी खप इसराइल में भी पड़ी हुई है, और काफ़ी जो है ये इस वक्त डिबेट वहाँ चल रही है। अच्छा, 2 बातें हो गई। तीसरी जो बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, एक तो ये कि हुती इसका फिर हमला अमेरिकन वॉरशिप पे। दूसरी बात ये कि वो आग का फैलना और वहाँ पर ये बह चढ़ जाना। जी, आप वक्फे का, जी डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। जी, आप वक्फा लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी कल मुतवक्के है। इस फैसले का क्या मुज़ाकरात पर असर पड़ेगा? फैसला, देखिए, फैसला गालिबन जो मुझे नहीं पता कि फैसला क्या आता है, लेकिन ये है कि ये खान साहब के अगेंस्ट फैसला आने की जो बात इस्लामाबाद में ज़्यादा चल रही है, जो हुकूमत के सर्कल्स कह रहे हैं, और ख़ुद तहरीक इंसाफ वाले भी कह रहे हैं कि शायद ये हुकूमत, ये फैसला उनके अगेंस्ट आए तो फिर वो अपील में चले जाएंगे। अपील जो है वो आगे जो भी सिलसिला होगा सारा। लेकिन यह है कि जो मैंने बात की पहले भी की कि अदालतों के थ्रू ही मामलात होंगे, अदालतों के थ्रू ही होने चाहिए, और अदालतों पे एतमाद होना सबका बहुत ज़रूरी है। ये मामलात आगे चलेंगे। जो मैं वक्फे में जाने से पहले बात कर रहा था,
वो ये कह रहा था कि जो आने वाले दिनों में दबाव की बात नहीं होती, बात यह है कि जो सूरत हाल तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। मिसाल के तौर पे देखें, आज सऊदी अरेबिया में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है, और वो सऊदी अरेबिया में हुआ है सीरिया के हवाले से। अच्छा, सीरिया के हवाले से हुआ है कि जो नई सीरियन गवर्नमेंट है वहाँ पे उसको सपोर्ट किया जाए, उसकी इमदाद जो है अमेरिका भी खोले, यूरोपीय यूनियन भी स्टार्ट करें और बाकी मुल्क भी उसको सपोर्ट करें। तो टर्की के जो वज़ीर ख़ारजा थे वो भी वहीं थे, फैसल बिन फरहान भी वहीं थे, उसके उन्होंने चेयर किया उसको, जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं। उसके बाद वहाँ पे कतर के मौजूद थे, कुवैत के थे, यूएई के थे, बरतानिया के सेक्रेटरी ख़ारजा थे, जर्मन वज़ीर ख़ारजा, अमेरिका के जो हैं वो अंडर सेक्रेटरी गालिबन वो रिप्रेजेंट अमेरिका को करे, तो सारे मुल्क वहाँ पे मौजूद थे। और इन सारे मुल्कों की मौजूदगी में वहाँ पे सीरिया के लिए एक बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई है, जिसमें यह कि सीरिया की एड खोल दी जाए। इजिप्ट जो है उनकी भी नुमाइंदगी थी, और ये बात मैं बहुत मुताद अंदाज में कह रहा हूँ कि ये नया जो सेटअप है सीरिया का, उसको शायद इजिप्ट अभी तक बहुत उसमें ईजी नहीं है, लेकिन ये कि वो उसमें दायरे सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, ये सारे मुल्क यकीनन वो जो रिजर्वेशंस हैं इजिप्ट की उनको दूर कर देगा। अच्छा, यहाँ पर जो है वो ईरान ने तैयारियां शुरू कर दी हैं कि भाई जाने से पहले अगर कोई वो ड्रिल्स वगैरह, फौजी ड्रिल्स और ये सारे हो रहे हैं सिलसिले कि अगर कोई इसराइल हमला करता है ईरान पे बाकी, लेकिन मेरा ख्याल है कि दिन इतने कम रह गए हैं कि इस वक्त वो बहुत फैल जाएगा मामला ईरान के में, तो वो अब टाइम शायद नहीं। और हुतीस के तैयार हैं जवाब में, हुतीस अपना मुस्तकिल उन्होंने एक फ्रंट खोला हुआ है। अरब ममालिक बिल्कुल नहीं चाहेंगे हुतीस के साथ मसला। वहाँ पर जो सगीर हमूद अजीज़ हैं, ये यमन की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वैसे तो वहाँ पे हुतीस एक्टिव है, लेकिन जो उनकी बाकायदा जो आर्म्ड फोर्सेस हैं यमन की, उनके जो सरबराह हैं वो सगीर हमूद अजीज़, उनकी जो है जनरल कुरिल्ला से मुलाकात हुई है सऊदी अरेबिया में। जो सेंटकॉम के चीफ हैं वो सऊदी अरेबिया में थे, तो वहाँ पर एक तो सऊदी हुकाम से उनकी मुलाकात हुई, लेकिन यमन से जो उनके जो आर्मी चीफ हैं वो भी वहाँ पे आ गए, और उनसे भी सेंटकॉम के सरबराह जो है उनकी मुलाकात हुई कि भाई आपका कितना का कंट्रोल है और कितना कंट्रोल है हुतीस का, और आपकी क्या पॉलिसी वगैरह वगैरह सारा। तो ये अब ट्रांजिशन का मामला चल रहा है कि ट्रांजिशन कैसे होती है। और इसी दौरान एक बड़ा तवील जो एक्स के ऊपर जो उनका प्लेटफॉर्म है, उन्होंने बड़ा तवील एक इंटरव्यू किया है इलॉन मस्क ने एलिस वीडल के साथ। एलिस वीडल जो है ये जर्मनी की जो राइट विंग पार्टी है AFD, उसकी वो सरबराह हैं, और उनके साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया है। और इंटरव्यू उनका वो एलिस वीडल जो है वो चांसलर 23 फरवरी को जर्मनी में चांसलर का इलेक्शन है, तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि बहुत बड़ी तादाद में मैस डिपोर्टेशंस जर्मनी से वो करेंगी, बहुत बड़ी तादाद में जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं, चाहे वो एशियंस हों, चाहे वो यूरोपियंस हो इवन, क्योंकि यूरोपियंस से मुराद यूरोप कह रहा हूँ, तो उसमें कहीं यूक्रेन से बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, और उसमें सीरिया से भी लोग हैं, उसमें मुख्तलिफ मुल्कों से लोग हैं। वो डिपोर्टेशंस कैसे होती हैं, क्या होता है वहाँ पे क्या, तो वो बहरहाल एक उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया, बहुत बड़ा उन्होंने मैस डिपोर्टेशन शुरू हो रही हैं AFD, ये फाइनेंशियल टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ 11। तो ये चांसलर की कैंडिडेट है, और इलॉन मस्क चाहते हैं कि इनके साथ वो अच्छा डेनमार्क ने कहा है कि भाई आप हमें ना खरीदें, अच्छा ये इसको ग्रीनलैंड को हमसे कब्जा ना करें, ना ख़रीदें, हम आपको यहाँ मिलिट्री बेसिस और दे देते हैं। अमेरिका को ये ऑफ़र की है। अमेरिका में जो है बाकायदा जो रियल इस्टेट वाले हैं उन्होंने इसकी बोली लगानी शुरू कर दी है कि ग्रीनलैंड क्या कितना इसकी कॉस्ट कितनी होगी, यानी अगर ग्रीनलैंड को ख़रीदते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, तो कोई ये कह रहा है कि 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स होगी, कोई कह रहा है कि जी वो उससे कम होगी, कोई कह रहा है ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ तो ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। वो कोई ऐसा जजीरा तो नहीं है जहाँ के लोग पिकनिक बनाएं, तो वहाँ पे तो बड़े, तो अगर जजीरा ख़रीदना है तो उसकी कीमतें भी लगना शुरू हो गई हैं। लेकिन डेनमार्क ने उसके साथ ही कहा है कि भाईजान ज़रा हौला हाथ रखें, ये जजीरा हमसे ना लें, जितनी आपको यहाँ बेसिस चाहिए, जितनी भी बेसिस आपको बनानी है वो आप, क्योंकि नेटो का मेंबर है डेनमार्क, उन्होंने कहा कि जितनी बेसिस आपने बनानी है आप यहाँ बना लें रशिया के अगेंस्ट आगे पीछे, लेकिन ये जजीरा हमारे अंडर नहीं रहने दें। लेकिन वहाँ रेफरेंडम होने जा रहा है। इशू ये कि रेफरेंडम होने जा रहा है, और रेफरेंडम वो आज़ादी का रेफरेंडम, अगर वो आज़ादी कह देते हैं ग्रीनलैंड वाले,
तो वो आज़ाद हो जाते हैं, ग्रीनलैंड आज़ाद हो जाएगा डेनमार्क से। तो डेनमार्क से आज़ाद हो जाता है तो फिर मेरा ख्याल कि अमेरिका को कोई प्रॉब्लम होगा।